अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सिविल ट्रायल लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप की सीरीज़ के अंदर आज ये हमारा अगला लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके थे, जिसके अंदर हमने प्लीडिंग, प्लेंट, इश्यूज़ ऑफ समन, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और सेट असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सिविल ट्रायल की अगली स्टेज के एक दावा आता है। उस दावे के अंदर नोटिस भी सर्व हो जाते हैं, नोटिस की तामील हो जाती है, उसके बाद वकालतनामा आ जाता है दूसरी पार्टी का। वकालतनामा आने के बाद जवाब दावा के लिए 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के बाद जवाब दावा कैसे आएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, तो आज हम रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा और इसके बाद विड्रॉ ऑफ सूट, इन 2 स्टेजेस को पढ़ेंगे। इसके बाद का जो अगला पोर्शन है उसको हम एक ही लेक्चर में वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू आ जाएगा, जिसके अंदर विटनेस और एग्जामिनेशन आ जाएगा और जजमेंट एंड डिक्री उसके अंदर भी आ जाएगा। तो उस पार्ट को हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज हम रिटन स्टेटमेंट और विड्रॉल ऑफ सूट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रिटन स्टेटमेंट है, जवाब दावा, ये सीपीसी ऑर्डर 8 के तहत आएगा। सीपीसी ऑर्डर 8 के तहत, ऑर्डर 8 के अंदर रिटन स्टेटमेंट की तमाम इकसाम, कंक्लूसिव, डेसिव, डिनाइल, एडमिशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया कि जवाब दावा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा और उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि जवाब दावा तैयार कर रहे हैं जी, आप बतौर वकील जवाब दावा को तैयार कर, तो आपने कैसे जवाब दावा को तैयार करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जवाब दावा एक टेक्निक है, इस टेक्निक को ज़रूर फुलफ़िल करना है। एक चीज़, आपने जो भी इश्यूज़ राइज करने हैं, जो भी प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है, जो भी आपके राइट्स को आपने हाईलाइट करना है, उनको आपने जवाब दावा के अंदर ही करना है। अगर किसी चीज़ को आपने मान लिया, अगर किसी चीज़ को आपने राइज नहीं किया, अगर प्लेंटिफ की प्ली को आपने एडमिट कर लिया, तो फिर आप अपील में भी जाकर उस प्ली के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी नहीं ले सकते। सेकेंडली, जवाब दावा को आपने पैरावाइज कमेंट्स के अंदर लिखना है, पैरावाइज आपने इसका जवाब देना है। यानी कि प्लेंटिफ ने अगर 6 पैरों में जवाब दिया, पहले पैरे में उसने अपना नाम लिख दिया, मान लेते हैं पहले पैरे में प्लेंटिफ ने अपना नाम लिखा, दूसरे पैरे में उसने प्ली लिखी, तीसरे पैरे में उसने मुद्दा लिखा, चौथे पैरे में उसने उस मुद्दे के बारे में ब्रीफ लिखा, 5वें पैरे में उसने अपना एड्रेस लिखा, मान लेते हैं। अब दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 3 पैरे अहम है, जहां पर वो कोई प्ली ले रहा है, मुद्दा लिख रहा है, मुद्दे के बारे में ब्रीफली बयान कर रहा है कि मुद्दा एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जब आपने जवाब दावा देना है, तो आपने पहला पैरा जिसमें उसने अपना नाम, एड्रेस लिखा है, उसको आपने एडमिट कर देना है या तस्लीम शुद्ध मान लिया गया। अब आ जाते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा। इन पैरों के अंदर आपने देखना है कि जो वो क्लेम कर रहा है कोर्ट से, मान लेते हैं कि जी प्लेंटिफ कह रहा है, मदई कह रहा है कि मैंने ए और बी के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था गाड़ी को लेकर। 20 लाख रुपए की गाड़ी थी, हुंडा सिविक 12-13 मॉडल। ए ने बी को सेल की और बी ने ए को 10 लाख रुपए दे दिया। 10 लाख बी ने बकाया कर लिया कि 2 माह बाद आपको दे दूंगा। 2 माह बाद मान लेते हैं कि जी ए का वकूआ ये है कि जी बी मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे रिकवर करवा के दिए जाए, जो कि हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब ये जवाब दावा बी की तरफ से आ रहा है। डेफिनेटली ए ने अपने दावे के अंदर यही लिखा होगा कि जी मैंने एक गाड़ी दी थी, उसको फलान नंबरी, फलां मॉडल, फलां उसका इंजन नंबर, जैसा नंबर है, इतने के एवज इतने पैसे। दूसरे में वो लिखता है कि जी इतने पैसे बी ने मुझे दे दिए थे, इतने बकाया थे, अब वो देने से इनकारी है, अब वो हिले बहाने कर रहा है, मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। तो बी ने जवाब दावा में क्या देना है कि जी जब वो 10 लाख को मान लेगा, तो इस चीज़ को कहेंगे एडमिटेड फैक्ट, डेट इज़ एडमिशन। जैसे कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हैं सीपीसी और सीआरपीसी के, जहाँ पर मैंने एडमिशन और कन्फेशन के बारे में डिटेल और ब्रीफ बताया हो कि एडमिशन क्या होगा, कन्फेशन क्या होगा। तो जहाँ पर किसी चीज़ को मान लिया जाता है वो एडमिशन होता है, जहाँ पर इनकार कर दिया जाता है वो एडमिशन नहीं होता। और जहाँ पर कुछ चीज़ मान ली जाए, कुछ ना मानी जाए, तो वो भी अपने आप में एक सिविल एडमिशन ही होगा। किसी चीज़ का एडमिट कर लिया और किसी से डिनाइल कर दिया, तो बी ये कहेगा कि जी बिल्कुल दूसरा पहला ठीक है, मैंने ये गाड़ी ली थी इससे सिविक, फलां नंबरी, फलां कलर, फलां मॉडल, फलां के अंदर 10 लाख रुपया मैंने दे दिया था, 10 मेरा बकाया था। वो इस बात को भी मान लेते हैं कि जी एडमिट कर लेता है। तीसरे में ए लिखता है कि जी अब मैं उसे पैसे लेने के लिए गया, तो वो मुझे कहता है जी कोई पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता, या कोई ऐसी प्ली लिखता है। और चौथे में ए लिखता है जी वो पैसे देने से मुसलसल इनकारी है, लिहाजा मेरी रेड रिसल करवाई जाए, दाद रसी करवाई जाए।
तो बी ने तीसरे में क्या लिखना है, बी तीसरे में लिखेगा कि जनाब ए मेरे पास आया था, ये इसका पहरा सरासर गलत है। 3 के सामने वो लिखेगा कि ये गलत है, इसको 2 को भी एडमिट कर लिया उसने, मान लिया। 3 को लिखेगा गलत या रॉन्ग लिख देगा या फॉल्स लिख देगा कि जी ए मेरे पास आया तो था पैसे लेने के लिए, मैंने इसको कहा कि जी पैसे तो मेरे पास नहीं है, हाँ इतनी प्रॉपर्टी पड़ी, अगर आप चाहें तो वो ले लो। तो ए ने कहा ठीक है मैं वो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ए को मैंने वो प्रॉपर्टी दे दी है, कुछ बकाया है, या कोई भी ऐसी अगर प्ली लेता है बी किसी भी सेंस के अंदर, तो वो अपनी उस प्ली को यहां पर मेंशन करेगा कि जो ए का मौकफ है वो गलत है, दरअसल ऐसा हुआ था। अब मान लेते हैं कि सिरे से बी मानता ही नहीं कि मैंने गाड़ी ली है, तो क्या करेंगे, पहले को सही एडमिट कर दिया जो उसका नाम है, एड्रेस है वगैरह वगैरह, नीचे बी बोलेगा कि जी मैंने ऐसी कोई गाड़ी ली ही नहीं, हाँ हमारा एग्रीमेंट जरूर हुआ था, मैंने वो वापस कर दी। तो लिहाजा बी को चाहिए, जो डिफेंड काउंसिल है, जो मुद्दा ले है, उसको चाहिए कि जिस चीज को भी एडमिट करना है या डिनायल करना है उसको एवरमेंट, एवरमेंट का वर्ड भी आया है सीपीसी के अंदर, हतमी तौर पर, उसको हतमी तौर पर या एडमिट किया जाएगा या इनकार किया जाएगा। ये नहीं इवेसिव डिनायल नहीं होगा। इवेसिव डिनायल क्या होता है, ये भी सीपीसी के अंदर वर्ड आया है इवेसिव। इवेसिव डिनायल क्या होगा, हीले बहाने, गोल मटोल के जी ली थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं चला, ये हो गया वो हो गया। जो बात भी बी करेगा क्लैरिटी के साथ करेगा, एवरमेंट के साथ करेगा, हतमी करेगा। ये नहीं है कि जी मैं देखता हूं सोचता हूं बाद में बता दूंगा कर लूंगा, ऐसे भी दावाजात आते हैं तो उनको कोर्ट सेट ऑफ कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी, या उसके खिलाफ उस चीज के जाने के चांसेस दावे के बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा जिसको एडमिट करना है एवरमेंट के साथ एडमिट करे, और जिसको इनकार करना है कंप्रीहेंसिवली डिनायल करे कि नो हुआ ही नहीं कुछ, बात खत्म। जब उसने 2 के आगे रॉन्ग लिख दिया, नो लिख दिया, तो ये काफी है। अगर तो उसे मजीद कोई ऐसी प्ली नहीं देनी, मजीद कुछ उसने नहीं कहना, तो वो ये भी लिख देगा रॉन्ग, तो इट्स इनफ, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर ही रहेगा। लेकिन अगर बी रॉन्ग लिखने के बाद नई प्ली या नया एक्सक्यूज दे देता है कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ए गलत कह रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि सिविल केसेस में लोग कहते हैं जी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, जबकि क्रिमिनल के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ प्रोसिक्यूशन पे रहता है, इल्जाम लगाने वाला। सिविल के अंदर भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पर ही होगा, जो दावा लेकर आ रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है। शिफ्ट कब होगा, जब बी गलत लिखने के बाद अपना नया वर्जन सेट कर देगा, अपनी नई प्ली ले लेगा, तो वहां पर फिर साबित बी ने करना है। अगर बी दावे की पैरावाइज कमेंट्स के आगे लिख रहा है कि रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सबको वो कहता है जी मैं मानता ही नहीं इसको, ये गलत है, बेबुनियाद है, झूठ है, तो यहां पर बी ने फिर प्रूफ नहीं करना, यहां पर फिर सारे का सारा प्रूफ ए ने करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी बी दी चंगा जान छुट गई है, वो ना कर दे और बच जाए, ऐसा नहीं होता। सिविल दावाजात की जो नोयत है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्रिमिनल से। यहां पर आप किस चीज को प्रूफ, यहां पर आप एक नया वर्जन इसलिए भी सेट कर रहे होते हैं कि आपका केस मजबूत हो, या जेन्युइनली आपके केस के अंदर वो बात होती है। तो लिहाजा इस वजह से जब आप एक नया वर्जन सेट करते हो तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर भी शिफ्ट हो जाता है। खैर ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात थी, तो यहां पर गलत लिखने के बाद अपना नया वर्जन देगा, चौथे के आगे बी गलत लिखने के बाद नया वर्जन देगा। जिस चीज को मानेगा एवरमेंट के साथ कंक्लूसिवली मानेगा कि हाँ मैं इसको एडमिट करता हूं, और जिस चीज का इनकार करेगा वो भी एवरमेंट के साथ कंक्लूसिवली इनकार करेगा, इवेसिव इनकार नहीं करेगा, टाल मटोल हीले बहाने गोल मटोल बात से इनकार नहीं करेगा, या तो खुल के इनकार करेगा या खुल के मानेगा बी। तो इस तरीके से वो अपना एक दावा पूरा लिखेगा। इस तरीके से बी अपना दावा लिखेगा हर पैरे के आगे पैरावाइज, मतलब कि ए ने 5 पैरों में अगर अपनी प्लेंट लिखी है तो बी भी 5 पैरों के अंदर ही अपनी प्लेंट लिखेगा और मानता जाएगा कि पैरा नंबर 1 ठीक है, 2 गलत है, 3 ठीक है, 4 गलत है। जिसको गलत कहना है सही कहना है उसको मानेगा या इनकार करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी इशू को अराइज नहीं किया, रेज नहीं किया, किसी इशू को नहीं उठाया, तो फिर उस इशू को आप अपीलेंट कोर्ट में नहीं उठा सकते। तो लिहाजा जवाब दावा में आप उन तमाम इश्यूज को उठाएं, तमाम एविडेंस को डाउट के अंदर लेकर जाएं, तमाम विटनेस को डाउट में लेकर जाएं, ताकि आपके पास अपील के अंदर एक ब्रॉड व्यू हो, नैरो व्यू ना हो। मोस्टली ऐसा होता है कि नीचे सिविल कोर्ट्स के अंदर या जो लोअर कोर्ट्स है वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता, छुपा लिया जाता है, या इंसान खामोश हो जाता है, जो कि बाद में अपील में उसके लिए एक बड़ा अजाब बनकर सामने आती है। तो लिहाजा
सिविल कोर्ट के जो लोअर मैटर्स हैं इनके ऊपर तमाम जो आपके फैक्ट्स हैं, फैक्ट एंड इशू हैं, उनको खुलकर सामने रखे कोर्ट के। कोर्ट उस पर फैसला नहीं देती या कोर्ट उसको नजरअंदाज कर देती है, ये आपकी हेडिक नहीं, आपके पास अपील का फॉर्म मौजूद है। लेकिन किसी चीज़ को छुपाएं मत, किसी चीज़ को अंडरग्राउंड ना कर दे। और दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर भूलिए मत। ये ना हो कि आप किसी चीज़ पर भूल जाए और दोबारा आपके पास वो राइट ही, क्योंकि अगर ये आपने 1 को या 5 को या 4 को या 3 को मान लिया, फिर आप इनकार नहीं कर सकते अपीलेंट कोर्ट में जाकर के, नहीं जी इनको छोड़े, मैं गलती में मान गया था, आधी पीती मान गया साधा नया, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। जिसको आपने मान लिया है सिविल कोर्ट में, फिर वो माने गए, फिर वो एडमिटेड फैक्ट है, उनसे इनकार नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट स्टेज है जी विड्रॉ ऑफ सूट। विड्रॉ ऑफ सूट को सीपीसी ऑर्डर 23 डील करता है। सीपीसी ऑर्डर 23 के अंदर विड्रॉ के बारे में डिटेल से बताया गया कि विड्रॉ कैसे होगा, किस तरीके से होगा। विड्रॉ के डिफरेंट काइंड्स हैं। सूट विड्रॉ बाय फ्रेश ग्राउंड, सूट विड्रॉ बाय एडजस्टमेंट, सूट विड्रॉ बाय अबैंडनमेंट। तो डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी सूट को विड्रॉ कर सकते हो। सूट विड्रॉ बाय एडजस्टमेंट, सूट विड्रॉ बाय सेटलमेंट। फॉर एग्जांपल ए और बी है जो जिनका गाड़ी का ये मामला था, हमने अभी एग्जांपल के अंदर समझा। जब जवाब दावा आता है तो ए को भी लगता है कि बजाय मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग में जाने से बी से सेटलमेंट कर लेता हूँ, बी भी कहता है कि बजाय कोर्ट प्रोसीडिंग में आने से मैं ए से सेटलमेंट कर लूँ। तो लॉ इनको यहाँ पर ऑर्डर 23 के जरिए इख्तियार देता है कि अगर आप चाहें तो अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर ले केस को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोर्ट कहेगी, कोर्ट दोनों पार्टीज को कहेगी कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कर ले, मुझे इस पर कोई एतराज़ ना है। तो ये विड्रॉ बाई एडजस्टमेंट हो सकता है, विड्रॉ बाई फ्रेश सूट हो सकता है। ए कहता है जी मैं सूट विड्रॉ करता हूँ, मैंने नई फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर सूट फाइल करना है तो कर सकते हो। ए और बी कहता है जी हमारी आपस में मामला तय पा गए हैं, मैंने बी कहता है जी मैंने ए को 10 की बजाय 8 लाख देना है, और ए भी कहता है जी मैं मान जाता हूं। तो यहां पर कंसेंट डिग्री अलाउ कर दी जाएगी। अगर ये चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर विड्रॉ ना करना चाहें, कोर्ट से फैसला लेना चाहें, तो कंसेंट डिग्री अलाउ कर दी जाएगी। फिर जब कंसेंट डिग्री अलाउ हो जाए तो वहां पर ना रिवीजन का राइट रहता है ए और बी के पास, और ना ही अपील का। तब वक्त के दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी मिसकंडक्ट ना करे, वायलेशन ना करे या फ्रॉड ना करे इन फ्यूचर। अगर एज इट इज टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर दोनों पार्टी से अमल कर रही है तो दोनों में से कोई एक भी पार्टी रिवीजन या अपील में फर्दरेंस रिलीफ के लिए नहीं जा सकती। जो ग्राउंड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो लिहाजा विड्रॉ डिफरेंट काइंड्स के ऊपर सूट को किया जा सकता है, कोर्ट से वापस सूट को लिया जा सकता है। यहाँ तक की स्टेजेस को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू, एडमिशन, एग्जामिनेशन, विटनेस, एविडेंस और जजमेंट एंड डिग्री को कंक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।